हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन्हीं का ये एक सार संग्रह होगा। तो आइए बिना देरी के प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में योधे कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति या चोलों का सामंत। तो योधेश कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति थी, जिसे हम लोग क्या कहते थे? एधोस कहते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी। तो प्राचीन जो समय था उसमें जहां पर विद्या का केंद्र नहीं था, यहाँ जहां पर विश्वविद्यालय नहीं था, वह कौन सा? कौशाम्बी था। कौशाम्बी में कोई भी विद्या का स्थल नहीं था, यानी विश्वविद्यालय या विद्यालय प्राचीन काल में नहीं थे। बाकी तीनों जगह तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा क्या थे? ये प्राचीन समय में एक विश्वविख्यात क्या थे? शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने जाते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी इनमें से नहीं था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य या उपरोक्त सभी। तो इनमें मिलिंद पन्हो जो है, या प्राचीन काल में जो व्यापारिक मार्ग हैं, इस पर मौन है। मिलिंद पन्हो पर जो है नागसेन, नागसेन और जो यूनानी शासक था मिलिंद, उसके बीच क्या था? वार्तालाप का इसमें उल्लेख किया गया है, यानी जो दोनों के बीच में बातचीत होती है मिलिंद पर्वों में, इसी का उल्लेख है, लेकिन इसमें कोई व्यापारिक मार्गों पर बात नहीं की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा का ताम्रपत्र, अशोक का रोमन देई स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का मेहरौली लौ स्तंभ लेख। तो दोस्तों, इसमें जो सोहगौरा का ताम्रपत्र लेख है, इसमें आपातकाल के समय अनाजों को निकालने के लिए या अनाजों को भंडारित करने के लिए इसमें हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सोहगौरा के ताम्रपत्र लेख में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है, यह वर्तमान के प्रयागराज जिले में स्थित है और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। और चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख या एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जिसमें अभी तक का क्या है? लौह में जंग नहीं लगी हुई है। और इसे विद्वानों का मानना है कि यह गुप्त वंश का जो गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय था, या इसका स्तंभ लेख होता है। लेकिन सोगौरा से ही हमें खाद्यान्नों को संकट काल में निकालने या भंडारित करने के लिए हमें उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्रह्मी, नंद नगरी, शारदा या खारोष्टी। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाने वाली कौन सी लिपि थी? तो खरोष्टी, यानी खरोष्टी लिपि जो थी, या कैसी लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर खरोष्टी लिपि के को लिखा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम। तो व्यापारियों का जो निगम था उसे क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? मणिग्राम कहा जाता था। यानी जो मणिग्राम होता था, यही क्या होता था? व्यापारियों का एक संस्था होती थी जो व्यापारियों के लिए नियम और निर्देश जारी किया करती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज की थी वारामिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं? तो शून्य की खोज के जो आविष्कारक माने जाते हैं, वह किसे कौन माने जाते हैं? आर्यभट्ट माने जाते हैं। यानी ये कहा जाता है कि जो शून्य है, इसकी खोज एक भारतीय विद्वान
आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा आर्यभट्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महापाषाण संस्कृत यानी जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के किस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है, जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, पत्थर बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। जो महापाषाण काल था, हमें इस काल के हिसाब से इस युग से जो साक्ष्य मिलते हैं वो कौन मिलते हैं? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सारित सागर। तो किस पुस्तक का अभी तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह कौन सी भाषा है? पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा की लिखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है पंचतंत्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, ताम पत्रों का अध्ययन। तो जो न्यूमिमिक्स क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फाहियान। तो सर्वप्रथम जो भारत में विदेशी यात्री था वह कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया हुआ था। यानी मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और यह किसका राजदूत था? सेलूकस का। सेलूकस का क्या था? ये राजदूत था। यानी सेलूकस का ये क्या था? राजदूत था। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। तो सर्वप्रथम भारत में कौन सा आया था? तो मेगास्थनीज आया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भावभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश के जो लेखक है वह कौन थे? नारायण पंडित थे। यानी नारायण पंडित के ही द्वारा हितोपदेश की रचना की गई थी। बालभट्ट ने एक महत्वपूर्ण किताब की रचना की थी जिसे हम लोग हर्षचरित कहते हैं। यानी हर्षचरित चरित की रचना किसने की थी? बालभट्ट ने की थी। विष्णु शर्मा की अभी पिछली क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना की थी? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वत्सायन। तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि थे। यानी भरत मुनि के द्वारा ही नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ की हुआ था? 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है वह 58 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 78 अगर ईस्वी की हम लोग बात करें तो इस पे शक संवत की शुरुआत होती है। किस संवत की शुरुआत होती है? तो शक संवत की शुरुआत होती है। शक संवत संवत की शुरुआत होती है 78 को। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। तो अंकोर वाट जो है
या एक विष्णु मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कहलाता है। और यह जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कंबोडिया में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में अंकोर वाट को विश्व का 8वां अजूबा यानी 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अजूबा अजूबा यानी 8वां अजूबा भी अंकोर वाट मंदिर को घोषित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या थे? शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी? तो आदि पूरा पाषाण काल की बात करें, जो आदिमानव वहां रहा करते थे, उनके जो शिकार के साधन थे वही क्या थे? मनोरंजन के भी साधन थे। यानी उस समय जो आदिमानव थे, शिकार को ही अपना मनोरंजन का साधन मानते थे। तो उस समय क्या उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे? तो शिकार जो थे मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाकोलिथिक एज किसको कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम पाषाण युग या लौह युग? तो चाकोलिथिक एज जो है ये किस युग को कहा जाता है? तो ताम पाषाण युग को कहा जाता है। यानी ताम पाषाण युग को दूसरे नाम से किससे जानते हैं? चाकोलिथिक एज। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भावभूति या राजशेखर? तो स्वप्नवास दत्ता के लेखक जो थे वो भास थे, यानी भास के ही द्वारा स्वप्नवास दत्ता की रचना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन या रसायन विज्ञान? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था? तो बौद्ध दर्शन के लिए विश्वविख्यात था उस समय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य, क्रो-मैगन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य? तो आधुनिक मानव के जो हाल ही के पूर्वज थे उन्हें क्या कहा जाता है? क्रो-मैगनन पुरुष मनुष्य कहा जाता है। यानी क्रो-मैगनन मनुष्य जो थे ये मानव के हाल के ही पूर्वज कहलाते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या है? बी वाला आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईसा की आरंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मथुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या आरिका मेडू? तो जो भारत और रोम के बीच व्यापारिक घनिष्ठ संबंध थे, इसका हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका साक्ष्य हमें जो है अरिका मेडू से खुदाई के दौरान क्या होता है? इसका साक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से हमें यूनान की कुछ सामग्रियां मिली हैं। यूनानी यूनानी सामग्रियां मिली हैं हमें यहाँ से। व्यापारिक जो सामग्री होती है, सामग्री सामग्री होती है, वहाँ यह हमें से प्राप्त हुई है। इसी कारण ये इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भारत और रोम के बीच क्या थे? एक व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। और इसका जो साक्ष्य होता है वो हमें आरिका मेडू से प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन है? खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृतिक, पाली? तो आज जो आधुनिक देवनागरी लिपि है, क्योंकि आज हम लोग देवनागरी लिपि को ही अपनाते हैं, तो इसका प्राचीनतम रूप कौन सा था? तो ब्राह्मी था। यानी ब्राह्मी के विकास से ही देवनागरी लिपि का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? चावल, गेहूं व जौ, ज्वार, बाजरा? तो मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज की खेती करना शुरू किया था? तो गेहूं और जौ की। यानी गेहूं और जौ की खेती जो है मानव के द्वारा सर्वप्रथम क्या की गई थी? उसकी शुरुआत की गई थी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र के या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीनतम नमूने जो काव्य शैली के मिलते हैं वह राजेंद्र प्रथम के अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह पोंडू के नाम से दे पेरी प्लस ऑफ दी एरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्लिप्ति, कौरवे, बारबेरिकम। तो अरिकामेडु जो है, इसी बंदरगाह को, जो लाल सागर का भ्रमण था, अज्ञात लेखक को क्या था? ज्ञात था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताम तामसम या तामपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो ये कैसे दफनाते थे? दक्षिण से उत्तर की ओर रखकर अपने पूर्वजों को क्या करते थे, या अपने पूर्वजों को क्या दफनाया करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिंडल वर्ग मानो, क्रोमैगनन मानो, पिल्टन गन मानो, या नियंदरथल मानो? तो नियंदरथल मानो को ही हम लोग क्या करते हैं, सबसे नवीनतम मानो मानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस, या सुकरात? तो इतिहास के पिता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? हेरोडोटस को जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु व झेलम, झेलम व चिनाव, चुनाव व राबी, या राबी व ब्यास? तो प्राचीनतम नगर तक्षशिला जो है वह सिंधु व झेलम के मध्य, नदियों के मध्य स्थित था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, या चार्ल्स विल्किंस, या एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल? तो विलियम जोन्स के द्वारा या इसका अनुवाद किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध थी? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, या सोन नदी का उद्गम स्थल? तो भीमबेटका जो है, या गुफाओं के शैल चित्र के लिए विश्वविख्यात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन? तो सबसे प्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 ईस्वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त, कौटिल्य, बालभट्ट, या कल्हण? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। कौटिल्य की अगर रचना की बात करें तो इसकी एक रचना काफी महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसकी एक महत्वपूर्ण रचना थी। और कल्हण की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी तरंगिणी राजतरंगिणी जो थी, ये कल्हड़ की महत्वपूर्ण रचना थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप, या वैराग? तो तीनों धर्मों में एक समानता थी, कर्मवाद का सिद्धांत। यानी कर्मवाद के सिद्धांत तीनों धर्मों में, यानी बौद्ध, जैन व ब्राह्मण में समान धारणा थी। अगला प्रश्न है, बिहार किस धर्म का महान धार्मिक केंद्र था? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, या इस सभी के लिए? तो बिहार एक तरह से देखा जाए तो बौद्धों के लिए काफी महत्वपूर्ण धर्मस्थल के रूप में विकसित था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? सोना, चांदी, तांबा, या लौह? तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम मानव के द्वारा किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोरोबुदूर किस स्थल है? जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु व शिव का एक विशालकाय मंदिर,
जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप, तमिलनाडु में एक चोल राजा का काव्य महल, गुजरात में एक जैन मठ। तो यह जो था 8वीं शताब्दी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप था। वो दूर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।